तो हम लोग अब आगे सैंधव सभ्यता या संस्कृति के बारे में जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे कि किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? बताइए। ये तो लगभग सबको पता होगा कि आद्य ऐतिहासिक जो काल है उसमें ये क्या होता है, सिंधु सभ्यता पड़ती है। ठीक है, अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या दिया है। ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग, अब देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो ऐतिहासिक काल था उसमें की जो भी चीजें थी वो पठनीय लेखन, जो भी लिखा जाता था वो क्या था, पढ़ा जा सकता था। ये ध्यान दीजिएगा, वो लिखी हुई चीजें जो पढ़ी जा सकती थी वो ऐतिहासिक काल कहलाएंगी। जो लिखी जाती थी लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी, ध्यान दीजिएगा, लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड था। ठीक है, जब हमको कोई भी लेखन कला नहीं मिला है उस समय का काल प्रागैतिहासिक कालखंड था। ठीक है, अब भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक, का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहां पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी से पढ़ा नहीं जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक काल में लेखन कला का ज्ञान था और पढ़ा भी जाता था। नोट कीजिएगा इसको ध्यान से, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला था ही नहीं तो पढ़ने की बात ही नहीं थी, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला तो थी लेकिन यहां पे पढ़ा नहीं जाता था। और उसी काल में सैंधव सभ्यता का विकास हुआ जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उसी ऐतिहासिक काल के बीच में सैंधव सभ्यता हमारा आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कभी भी पूछे कि सैंधव सभ्यता किस समय का है तो आद्य ऐतिहासिक काल में, न ऐतिहासिक न प्रागैतिहासिक है। कब का? आद्य ऐतिहासिक, यानी दोनों के बीच का, 3000 से 600 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। यहाँ पे लेखन कला तो मिलता है लेकिन पढ़ने का कोई साक्ष्य, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था जो लिखा गया था उसको। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, कला एवं वास्तुकला, पूजा स्थल, प्रथम असली मेहराब। तो पक्की ईंटों से बना होता था। और एक चीज है इसमें ई है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, यानी इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन थी। यहां नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतें में मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है, यानी कि स्नानागार, विशाल स्नानागार, अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और किससे बनी है? पक्की ईंटों से। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा तो जोड़ा गया है। याद रखिएगा, मिट्टी से नहीं, जैसे पक्की ईंटें पुराने जमाने में मिट्टी से भी जोड़ी जाती थी, लेकिन आज सीमेंट से जोड़ी जाती है, सीमेंट और बालू के मिक्सचर से, लेकिन पहले किससे जोड़ी जाती थी? जिप्सम से जोड़ी गई है इस समय। याद रखिएगा, पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है उसमें जो पक्की ईंटें से बनाई गई चीज, जो स्थलें हैं वो किससे जोड़ी गई हैं? सीमेंट से, मिट्टी से। तो बहुत लोग सोचेंगे अच्छा मिट्टी से जोड़ी गई होगी, लेकिन नहीं, जिप्सम से जोड़ी जाती गई है। ठीक है, पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वस्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यानी वस्तुकला भी थी और इमारतें भी थी, पक्की ईंटों से बनी, उन्नत व्यापार और वाणिज्य भी थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पूजा स्थल के स्पष्ट साक्ष्य
नहीं मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये ध्यान दीजिए। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में मिलता है। यानी कि मेहराब जो है, प्रथम असली मेहराब, ठीक है, उसका उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। तो यानी उस समय बलबन था नहीं, तो फिर ये होगा नहीं उस समय भी। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि मेहराब का ये कहाँ दिखता है, तो बलबन में। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन था? लोथल था। आज याद रखिएगा, लोथल बंदरगाह भी था। ठीक है, लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। सबसे दक्षिणी शहर नहीं है, शहरों में से एक है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे सबसे दक्षिणी शहर है। नहीं, सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता था। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। यह अभी के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। यानी इसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो एस राव के निर्देशन में हुआ था। और कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसको क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा कहते हैं। ये सिंधु सभ्यता में दक्षिणी शहरों में पाए जाते हैं। यानी है क्या? ये एक शहर है। इतना चीज पता चले यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित हड़प में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह बताए हैं? क्या है? लोथल। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। तो हड़प्पिया नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, याद रखिएगा, वहां ये नहीं दिया था किस नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक, यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यानी हम अगर देखें कि लोथल, अगर हम ध्यान दें तो लोथल से क्या हुआ? पहला, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, दूसरा भोगवा नदी के तट पे। ठीक है, तीसरा, इसमें हम क्या याद रख सकते हैं लोथल में, कि यहां पे हमको इसको मिनी हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, चौथा क्या याद रख सकते हैं कि ये यहां पे गोदी बाड़ा, किस चीज का? गोदी बाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहां से क्या मिला है? गोदी बाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहां से? लोथल से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर वही आया कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? अब देखिए, तो लोथल, डाबरकोट। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये आपका बलूचिस्तान, ये डाबरकोट कहाँ है? बलूचिस्तान सबको पता है, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन डाबरकोट क्या है? बलूचिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा, ये भी फेमस है, ये भी स्थल इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा इसके बारे में। कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ये चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, और डाबरकोट, ये थोड़ा सा नया है। डाबरकोट याद रखिएगा, बलूचिस्तान। यानी कि जो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के लोग हैं वो डाबर खाते हैं। ठीक है, उसी पे रहते हैं, खाना तो है नहीं उनके पास। अब राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, तो हरियाणा की जो लड़कियां होती हैं मजबूत होती हैं और बहुत राखी बांधती हैं। ठीक है, लोथल गुजरात सबको पता है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया, हमको लगता है होगा, सब जानते हैं। जानते भी मत, याद रखें, मेसोपोटामिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया था कहाँ? याद रखिएगा, इराक में था। सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। इजिप्शियन सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता है, का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मानी जाती है। याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया के बाद आई है और ये नील नदी के द्रोणी में हुआ था। ठीक है, और जो मेसोपोटामिया था वो इराक के आसपास के इलाकों में हुआ था। ठीक है, और इजिप्ट में मिस्र की सभ्यता इजिप्टियन सभ्यता कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा। क्या नहीं पता था? तो घोड़ा। ठीक है, बैल के बारे में पता था, हाथी के बारे में पता था, बाघ के बारे में पता था, घोड़ा के बारे में नहीं पता था। देखते हैं बाघ के बारे में पता था कि नहीं। बाघ ऐसे किसी की एक के बारे में पता था, एक के बारे में नहीं था। आगे प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, हाथी की जानकारी थी। याद रखिएगा, बैल की थी, हाथी की थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा में विभिन्न स्थलों में प्राप्त अस्थियां गदखूर की हैं या पालतू घोड़े की है। घोड़े की नहीं है, लेकिन गधे की समझ में आती है, जिसको गदखूर कहते हैं। निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राणा, घुंडई, लोथल, सुटकोटदा, कुंतासी, कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में डाउट में है कि कहीं कोई कहता है प्राप्त हुआ है, कोई कहता है कि नहीं पालतू गधे हैं, वो गदखोर हैं, उनके गधे के खूर हैं, बहुत लोग कहते हैं। सांडोर यानी सैंडोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से साक्ष्य प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास के समय अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्यवास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी एवं AK शर्मा ने यहाँ और 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिल थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते, कुछ मानते कुछ नहीं मानते, इसलिए हम मानेंगे कि अश्व का नहीं प्राप्त हुआ, घोड़े का। इसी प्रकार ब्रिगेडियर EJ रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जूनियर महोदय अप्रामाणिक जूनियर जो महोदय हैं वो अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समाचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसको उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, ध्यान दीजिए, तो यानी कि घोड़े का अवशेष नहीं मिला था। चलिए, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ये 60वीं 62वीं जो 2016 में जो हुआ था उसमें आया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, आते हैं आगे। इसका आंसर क्या है? ई है। और आराम से, ठीक। तो प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा और कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा के यानी 2 जगह से, बनावली में भी है और कालीबंगा से भी। कालीबंगा भी राजस्थान बताया चूड़ियों के लिए फेमस है। तो कालीबंगा से और बनावली से, दोनों जगह से। अभी राखीगढ़ी भी हरियाणा में था, बनावली, राखी बना ली हरियाणा की लड़कियां, ये भी ऐसे याद रखती, वो बांध दी। तो बनावली भी हरियाणा में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा टेराकोटा, जो हल की खोज से संबंधित है, टेराकोटा वो यहाँ प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थान के आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल भी प्राप्त हुआ है। यानी जूते हुए खेत के साथ भी कहाँ प्राप्त हुए हैं? यहीं पे कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में। और टेराकोटा हल भी कालीबंगा में। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ आते हैं। किस हड़प्पा नगर से जूते हुए खेतों, अभी आया है कालीबंगा, अभी तुरंत आया। ये कालीबंगा से क्या हुआ है? कालीबंगा जो है यहाँ से आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके? जूते हुए खेत के और हल के, टेराकोटा के। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल यानी टेराकोटा का हल वही प्राप्त हुआ है। खंभात की खाड़ी यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित, अभी बताए थे ना, गुजरात में भोगवा नदी किनारे गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी बताइए किए हैं कुछ देर पहले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्घर नदी के किनारे स्थित, यानी कालीबंगा याद रखिएगा, अभी तो कालीबंगा राजस्थान जान रहे थे, है कि जिला में? हनुमानगढ़ में।
पूछ देगा अगर डीपली तो। और लेकिन नदी याद रखिएगा, घग्घर नदी। लोथल किस नदी के? भोगवा नदी। लेकिन कालीबंगा घग्घर, ठीक है। काली घग्घर, काली घगरा याद रखिएगा ना। राजस्थान के लोग घगरा भी पहनती हैं, स्त्रियां जो होती हैं उनका देखेंगे पोशाक तो घगरा टाइप का होता है। तो कालीबंगा घग्घर याद रखिएगा। से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात के धौलावीरा, कहाँ धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में। तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। तो पूछ लेगा कि लकड़ी का साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा लिपि में। किस लिपि, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। कहाँ स्थित है? गुजरात में। वहाँ किस लिपि में लिखी गई है? तो हड़प्पा लिपि में उस पर लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। और क्या लिखी गई है? तो बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। चलिए आगे चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? फिर वही क्वेश्चन है। चलिए आगे। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वीए स्मिथ। कौन? वीए स्मिथ, ठीक है। वीए स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खेत से, यानी बनर्जी तो हैं ही, दीक्षित हैं ही, वत्स हैं ही। अब देखते हैं कि क्या क्या इनका योगदान है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोज स्थल उत्खनन में। वर्ष 1921 में सबको पता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल के बृहद स्तर पर उत्खनन का प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स, कौन? माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित है। यानी हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ कौन कराए? देसाई, दयाराम साहनी, देसाई सॉरी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या कराया? हड़प्पा स्थल का क्या किया? बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। और माधव स्वरूप वत्स, ये जो माधव स्वरूप वत्स हैं उन्होंने भी हड़प्पा के उत्खनन का कार्य किया। कब से कब? 21 में शुरू किए थे, 26-27 से 33-34 तक, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी, ये भी सबको पता है। इसीलिए देखिए यहाँ साहनी नहीं दिया है, रखालदास बनर्जी नहीं दिया है, यहाँ इन सब के बारे में दे दिया है, ठीक है। तो रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में की। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की बृहद स्तर पर खोज उत्खनन स्टार्ट किया और बाद में माधव स्वरूप वत्स ने भी इसका उत्खनन कार्य किया। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान जैसे एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, एन घोष, जेपी घोष जोशी आदि भी सभ्यता की खोज में, हड़प्पा सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। स्पष्ट है कि वीए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडो लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि जो ये स्मिथ हैं वो एक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, न कि हड़प्पा स्थल के खोज से संबंधित हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? याद रखिएगा, लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। यानी किसका मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे? जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी की चाक का प्रयोग होता था, चाक का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियां दी गई, याद रखिएगा। डिजाइन के आधार पर कितनी श्रेणियां थी? 2 श्रेणियां। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, एक जो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे, और दूसरे चित्रित मृदमांड। यानी 2 प्रकार की मिट्टी की बर्तनें बनाई जाती थी, एक जिसपे डिजाइन नहीं होता था और एक चित्रित मृदमांड। मृदमांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, यानी ऐसे चाक से भी बनाया जाता था बर्तन मिट्टी के। लेकिन जो इस पे मृदमांड यानी कि जिस पे चित्र प्रदर्शित किया जाता था, जिस पे डिजाइन दिखाया जाता था, उसमें रेत भी मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। कितना इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि जो मिट्टी थी जिसको चित्रित मृदमांड के रूप में
एक बर्तन बनाया जाता था और एक बिना डिजाइन का बर्तन बनाया जाता था। और जिसको चित्रित मृदमांड यानी डिजाइन किया जाता था, उसमें उस जिसके मृदमांड को बनाने वाली जो मिट्टी थी जिससे मृदमांड बनाए जाते थे, उसमें रेत का मिश्रण मिलाया जाता था। और जब पकाया जाता था इसको, तो ये हल्के भूरे रंग का स्वरूप धारण कर लेता था। ठीक, इन मृदमांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। याद रखिएगा, तो इन पे कितने रंग के डिजाइन, निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई होती थी, और ये जो मृदमांड थे ये भूरे लाल रंग के रूप में हो जाते थे। इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण हुआ है? ठीक है, तो डी यानी कि 900 वर्ष, 900 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। यानी लगातार 900 वर्षों तक बारिश ही नहीं हुई थी और सूखा पड़ गया था। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा स्थल का पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। ठीक है, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की हैं। ठीक है, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका हम लोगों ने आज जो भी बीपीएससी की पीवाईक्यू में आया हुआ है उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करके ख़त्म किए हैं। इसमें हम जहाँ तक देख रहे हैं कि लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हनुमानगढ़ी, राखीगढ़ी, बनावली, हनुमानगढ़ी को बोला गया है, सॉरी, बलूचिस्तान, फिर से धौलावीरा, आगे मान लीजिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन स्थलों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और खोज पे, यानी किसने खोज किया या फिर उत्खनन किया। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे तो हमको पता भी चलना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन उठ कहाँ से रहा है, बन कहाँ से रहा है। ठीक, तो हम लोग का अगला जो होगा, अगला जो डिस्कशन वाला होगा वो होगा वैदिक काल। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा रहा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।